इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, पार्ट 4 कृषि भाग 2। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती है। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम अलग अलग फसल को उगा रहे हैं, मतलब उसको उत्पन्न कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। फसलें जितनी भी है ये सब उद्योग कंपनियों के लिए कच्चे माल में इस्तेमाल होता है। कंपनी बोलते हैं ये सब कच्चे माल है हमारे लिए। अब देखो, धान होता है, धान से उद्योग क्या करता है, उसको चावल में प्रोवाइड करवाता है, चावल देता है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, खाने वाले फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, जिससे धागा बनता है। चाय और कहवा मुख्य, मतलब ये पीने वाले फसलें हैं, चाय और कावा। कावा एक आज के समय में जड़ी बूटी समझ लो, जैसे चाय के जगह पे वो भी कॉफी, चाय कॉफी ये पीने वाले पदार्थ हैं। तो अलग अलग ही उगाया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या के पूर्ति के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना जरूर, और शेयर तो जरूर करना। बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको पूरा टोटल फ्री कोर्स मिलेगा। आप ग्रेजुएशन तक पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन तक पढ़ो, डोंट वरी। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, खाने वाला फसल है विश्व की। यह उष्मा कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। अब देखो, ये जो भी है ये ठंडे वाले एरिया हो चाहे गर्म वाले एरिया हो, वहां के लिए मुख्य आहार है खाने के लिए। चावल के लिए उच्च तापमान, मतलब चावल जब उगाया जाता है तो उसके लिए उच्च तापमान, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अधिक आर्द्रता, मतलब बहुत ज्यादा पानी, इसीलिए पानी में ही चावल ज्यादा होता है। एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। खाद बिया सब चीज देखो, उसके बाद से ही चावल होगा। ऐसे बरसात के मौसम में ही चावल होता है, जैसे में खूब गर्मी भी पड़ता है, उमस। यह फसल चिकाई युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अब देखो, ये ऐसे फसल हैं जहां जो भी खेत में बोए, जहां पे जल रोकने की आवश्यकता हो, मतलब जहां पर हम पानी को रोक सकते हैं, उसी पानी में, रुके हुए पानी में धान उगता है और धान बढ़ता है और उससे चावल बनता है। जैसा कि देखो चित्र 4.7 में चावल की खेती कैसे की जा रही है। पानी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं लेव लागल बा। यूपी बिहार में लेव लगता है और बाकी जगह भी लेव ही, लेकिन इसको भाषा में अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार को बोलते हैं। ओके। चीनी चावल, चीनी चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद और चीनी के लिए गेहूं जो, अरे यार गेहूं नहीं, ऊख, ईख जो लगाया जाता है वो भी पानी में ही होता है। तो चीनी और चावल उत्पादन में अग्रणी, एक जैसे ही हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु देशों जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। किसकी? गन्ना के और चावल के। बांग्लादेश में हो गया, हिंदुस्तान के बांग्लादेश, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, यहां पर भी इसकी खेती बहुत ज्यादा होता है। चित्र 4.8, 4.8 ये गेहूं की खेती है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सात्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब देखो, गेहूं उस समय बोया जाता है जब तापमान कम हो, मतलब ठंडा का मौसम। ठंडा का मौसम कौन सा? एकदम नवंबर का महीना हो, अक्टूबर नवंबर,
उसमें गेहूं बोया जाता है। वर्षा थोड़ा मोड़ा कभी कभी हो जाए, लेकिन जब उसकी कटाई हो तो धूप बहुत ज्यादा निकले। अप्रैल में धूप, अप्रैल मार्च में धूप कितना तेज होता है, उसी में कटाई होता है गेहूं का। इसका विकास सु अपवाहित इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। जैसे में देखो, ये जो भी विकास है, ये फर्टाइल मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है एकदम भूरी जैसी, छोटे छोटे रोड़े रोड़े अगर खेत को जोता जाए, मतलब एकदम समझो कि हल्के जमीन पर इसका खेती अच्छे ढंग से हो सकता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, मतलब ठंडे के मौसम में। ठीक है, गेहूं ठंडे के मौसम में ही होता है। अब देखो, गेहूं कौन से एरिया में नहीं बोया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक में तो बहुत कम ही होता है, कर्नाटक नहीं। और महाराष्ट्र में चल जाओ, महाराष्ट्र में भी गेहूं होता है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं बोया जाता है। उसके बाद से हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर भी गेहूं का खेती बहुत ज्यादा होता है। ये देखो, मिल्टन है, जनेरा, बाजरे की खेती, 4.9 चित्र बाजरे की खेती, ये बाजरे की खेती हो रही है। मिल्टन, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके रोटी भी बहुत अच्छा लगता है। कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी, कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। बलुई मिट्टी में भी इसको, बाजरे को किया जा सकता है, मिलेट को। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तक पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। चाहे तापमान ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे में ज्वार, बाजरा, रागी, ये भारत में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। और ये खाने वाले क्या, अब देखो, हर चीज अगर इससे खाते हैं तो बीमारी नहीं होगा। चावल रोटी हम खाते हैं इसलिए बीमारी होता है, अगर वो खाने लगे तो बीमारी नहीं होगा। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मतलब यहाँ पर भी इसके उत्पादक देश हैं, वहां पर भी इसको उगाया जाता है। अब ये देखो, चित्र 4.10, ये मक्के की खेती है। क्या चीज का? मक्का। इसके लिए माध्यम तापमान, नॉर्मल सा बरसात वाला जैसा माध्यम तापमान, ये देखो, ठंडों में भी होता है और गर्मी में भी होता है, जिसको मक्का बोलते हैं। मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। गर्मी में हो जाएगा, बरसात में भी हो जाएगा, ठंडा में भी मक्का बोया जाता है, किसी भी मौसम में हो सकता है। मतलब अलग अलग इसका बीज आता है, बिया होता है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ये देखो, कम उपजाऊ मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है, थोड़े से भी। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। और इतने जगहों पे मक्का की खेती की जाती है। और ये ऐसी चीज है जिसको अब कम से कम मिट्टी हो, उपजाऊ भी ज्यादा नहीं हो, तब भी इसको किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह ज्यादा पटाना पड़ता है, मेहनत कम है। एक बार लगा दो, घेर दो, उसके बाद से पानी पटाते रहो, ये होते रहेगा बस। कपास की खेती, ये देखो, कपास की कृषि, ऐसा ही कपास होता है, इसमें बिया को निकालकर इसका रुई से धागा बनता है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। किसकी? इसको उगाने के लिए बहुत कम तापमान चाहे उच्च तापमान, दोनों
200 से 210 पाला रहित दिन, मतलब 200 से 200 दिन, 400 दिन लगता है इसको बनने में। ठीक है। और चमकती धूप होनी चाहिए, पूरा एकदम चिलचिलाता धूप लगे कि देह जल जाए, ऐसा। मतलब ये गर्मी के मौसम में बोया जा सकता है। कहाँ पे? यूपी बिहार में। यह काली और जलोढ़ मृदा में जितना काली मिट्टी और पानी वाली मिट्टी दोनों में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। मतलब ये सब बहुत ज्यादा उत्पादक करते हैं कपास की। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और कपास सूती कपड़ा बनाने वाले का सूती, उनके लिए महत्वपूर्ण उत्पादक है कपास की खेती। अब देखते हैं पटसन की खेती। पटसन किधर है? कॉफी की खेती नीचे, पटसन की खेती। चलिए, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पटसन को। इससे भी धागा बनता है। यह जलोढ़ पानी वाले, ये जलोढ़ मृदा में अच्छी ढंग से विकसित होता है। बरसात के मौसम में ही अच्छा तरीका से हो सकता है। और इसे उच्चतम तापमान, भारी वर्षा और अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज्यादा इसको पानी की जो आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब देखो, ये फसल जो भी है, ये ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां पर बरसात भी हो, धूप भी हो, बरसात भी हो, धूप भी हो, जब मन करे पानी बरसे, जब मन करे धूप हो जाए, ऐसे क्षेत्र में इसको। ऐसे में आ जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उस क्षेत्र में ये सब उगाया जा सकता है। हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद के गांव एरिया में। कर्नाटक में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा उधर, क्योंकि मौसम उस सब का हमेशा कंप्लीट एक जैसा ही रहता है एकदम। मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री, कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं, कब धूप निकल जाए, किसी के सोच से ऊपर है। यह फसल उष्णकटिबंधीय में उगाई जाती है, सबको पता हो गया। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अब देखो, भारत और बांग्लादेश ये सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादक करते हैं, बाकी कोई नहीं। क्या लगा है, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है, हो का नहीं हो। ये देखो, कॉफी की खेती ऐसी की जाती है। यहाँ से एक फूल निकाले, इसको सुखाए, इसको पीसे, फिर कॉफी के इसका बिया निकलता है, फिर कॉफी बनता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। कॉफी, इसके लिए गर्म एवं अद्रम जलवायु और सुअप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। किसके? कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु। तो ऐसे केरल में हो जाएगा, नेपाल चले जाओ, काठमांडू चले जाओ, नेपाल काठमांडू में, और क्या जगह है, हरियाणा चले जाओ, हरियाणा के ऊपर चले हिमाचल प्रदेश में, उसमें आपको ये सब खेती ज्यादा मिल जाएगा कॉफी का। मृदा की आवश्यकता होती है, कौन से? थोड़े से भी उपजाऊ मृदा हो उसमें भी हो सकता है। लेकिन मैंने तो जहां तक जाना है, जमीन से मतलब नहीं, ये खेती ऐसे जगह पर की जाती है जहां बरसात वगैरह ज्यादा हो, धूप भी ज्यादा हो, वहां पे। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। अब देखो, ये जो भी ये फसल है कॉफी का, ये पर्वतीय ढाल पर, मतलब पर्वत पे होता है। मैंने बोला ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, काठमांडू, नेपाल काठमांडू में, कर्नाटक, यहाँ पर ज्यादा उग जाता है। साउथ में हो गया है भारत के, वहां पे कॉफी उगाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में भी ये कॉफी होता है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फल है। चाय ये बागानों में होती है, ये एक पीने वाली फल है। चाय मतलब क्या? चाय पत्ती। तो चाय पत्ती क्या है? देखो इधर लगा हुआ है, चाय की रोपण कृषि। चाय बोया जा रहा है, अब उसी में से पत्ता छांटा जा रहा है, उसी का पत्ती बनेगा, चाय पत्ती हो गया। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षा भरे संवितरीय
उस उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब ये ऐसे जगह पर होता है जहाँ ठंडा हो, जहाँ पर जल हमेशा वर्षा होता रहे कभी ना कभी, वैसे जगहों पर इसकी खेती हो सकती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, अब देखो इसके लिए थोड़े से उपजाऊ, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 50% से ऊपर दोमट मृदा, एक तरह से घुंघरीली मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मतलब एक कम ढाल वाली जगह की आवश्यकता होती है। पतियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और पतियों को चुनने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा वहां पे यूपी बिहार में बोलते हैं जाना। जाना मतलब एक आदमी लेबर पैसे पे जो काम करता है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। लेबर बोले तो आप सब समझ जाओगे। कृषि का विकास। अब कृषि का विकास कैसे हुआ ये जानते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है, जिसको बोलते हैं कृषि का विकास। पहले बैल जोतता था खेत को, बैल से हर खींचा जाता था, लेकिन आज ट्रैक्टर से होता है क्योंकि जल्दी चाहिए। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्रों में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, खाने की अच्छे चीजों को, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा मतलब वो नहीं, ये जो हम रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सुरक्षा, उससे बचाना है। किसको? अपने खेतों को, अपने फसलों को। मतलब हम इतने दिनों से किसी चीज को संवार रहे हैं और उसको एक खाद रसायन आकर उसको धूमिल कर दे, उसके अंदर अपनी बैक्टीरिया डाल दे जिससे इंसान का तबीयत खराब हो जाए, उसी के वजह से खाद्य सुरक्षा जरूरी है। लालच अच्छी बात है, लेकिन लालच सही ढंग से करो ना, सही चीज के लिए करो, सही मकसद होना चाहिए लालच का। बिना सही मकसद का नहीं हो सकता कुछ भी। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अब देखो, विश्व का कोई भी गतिविधि हो, कोई भी विश्व हो, कोई भी देश हो, वहां पर खेती की गतिविधियां इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि जनसंख्या की जरूरत। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। वो अधिकतर कृषि को मतलब प्रेशर देते हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा उगाओ। खेत से बहुत ज्यादा अनाज को उगाया जाता है। जहां छोटे जोतों पर सामान्य जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। मतलब खेत को जोतो अपने से, बैलों के द्वारा, हाथों से, और उस पर उगाओ। ये छोटी जातियों के लिए, मतलब छोटे जगहों के लिए हो सकता है। लेकिन वहीं पर जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो हमें तेजी में काम करना पड़ता है। बड़ी जाते मतलब बड़ी इलाके, बड़ी जाते वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खेती की जाती है, बहुत ज्यादा होता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर भी मिट्टी अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे देश में जमीन बर्बाद हो गए हैं रासायनिक प्रयोग के वजह से। कनाडा में भी वही हाल है, अमेरिका में भी वही हाल है। अब भारत में सब कुछ दे रहा है, तो भारत में रसायनों की जरूरत नहीं है, भारत में मानसिकता की जरूरत है। मानसिकता अच्छा हो जाए। क्या पहले के जमाने में खेती नहीं होती थी? क्या पहले के जमाने में अनाज नहीं उगाया जाता था? भारत अनाज उगाने के नाम से जाना जाता था। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा सोना था, इसलिए क्योंकि हम जमीन से सोना निकालते थे, क्योंकि अन्न ही है असली सोना। आओ हम दो फॉर्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वस्तु स्थिति
अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। मतलब इसमें हम जानेंगे कि भारत में खेती कैसे होती है, अमेरिका में खेती कैसे होती है, और दोनों में क्या गतिविधियां हैं। भारत का फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद, वहां आदिलाबाद जगह, आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव मुन्ना लाल, इस गांव का एक छोटा किसान है। मुन्ना लाल देखो वहां पे खेत जोत रहा है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, गांव के बीच में। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। मतलब वर्षा को देखकर बीज को वहां से खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है, मतलब उर्वरक है, और वह वर्षा में कम से कम 2 फसलें सामान्य गेहूं या चावल और दालें उगाते हैं। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य से संबंध में सलाह लेते हैं। लेकिन आज के समय में कृषि का जो भी अधिकारी है वो खुद बैल हो गया है, खुद घूसखोर हो गया है, रिश्वत लेने वाला हो गया, तो सलाह क्या देगा? कुछ नहीं देगा। इसलिए कभी भी किसी को 1 पैसे का रिश्वत मत दो, क्योंकि रिश्वत देने का मतलब होता है अपना ईमान बेचना। ईमान बेचने का मतलब होता है अपने जमीर बेचना, और ईमान और जमीर जो बेच दिया उसका मतलब होता है अपनी मिट्टी को बेचना। और जो अपने मिट्टी को बेचता है, हम बोलते हैं मिट्टी हमारी माँ समान है, तो मतलब माँ को बेचना। इसलिए रिश्वत कभी नहीं देना। आगे देखते हैं। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारों से, ये तो बोल दिया मैंने। उसके बाद देखते हैं, वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेते हैं। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का उपयोग करते हैं। देखो किस तरह खेतों को बैल से जोता जा रहा है। पहले बैलों की डिमांड थी, अब डिमांड खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इंसान ही बैल हो गए हैं, अब उनको क्या जरूरत है बैलों की। ठीक है। यद्यपि उसके कुछ मित्रों ने भी अभी बैलों से ही खेती करते हैं, जिसको हम परंपरागत खेती बोलते थे। परंपरागत खेती को छोड़कर हम एक आर्टिफिशियल खेती में जाएंगे तो हमारा बदनामी, मतलब हमारा अंत ही होगा, बाकी कुछ नहीं। समीप के खेतों में एक नलकूप है। नलकूप मतलब क्या? पानी गिरने वाला नलकूप है, जिसे वह अपने खेती की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रैक्टर को सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। नलकूप की बात चल रही थी ना, तो नलकूप पानी पटाने के लिए उसको भाड़े पर ले लेते थे। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। सरकारी भंडार जो भी है वहां दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति, यहाँ पर सरकारी समिति, लेकिन सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपयोग और कृत्रिम गर्भधान के संबंधों में भी सलाह देते हैं। अब देखो इन्होंने क्या दिया, खेती करने के लिए खेती से दूध दे दिए। वो बता रहे खेती करना कैसे है, उसके लिए कुछ स्वास्थ्य सेवा दिए, उसको सुरक्षा दिए, और कृत्रिम। आज पहले देखो सांडों को गाय से संभोग कराया जाता था, तब गाय बच्चा देती थी। लेकिन आज क्या है, कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा हम गाय को सीम दे देते हैं। इसके वजह सीम क्या, आर्टिफिशियली उसमें स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, शुक्राणु, जिसके वजह से गाय गर्भधारण करती है, जिसके बाद उसका बछड़ा या बछड़ी होती है। कृषि के विधि कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाले किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, मतलब कर्ज लेते हैं।
वह अपने उत्पादक को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचते हैं। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, और बहुत सारे किसान हैं जिसके पास भंडार करने की कमी होती है, भंडार घर की। इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादकों को बेचने के लिए विवश होते हैं। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे किसान हैं कि उनको अपने फसल के अनुसार कीमत नहीं मिलता है, फिर भी वह क्या करते हैं, बेचना ही पड़ता है मजबूरी में, कि खराब हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं, इससे बढ़िया है कम ही कीमत पर बेच दो उसको। यही कारण है कि किसान गरीब है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आओ हम वादा करते हैं कि जो भी अभी ये पढ़ रहा है मेरे थ्रू इस चैनल पे, वादा करो कि हम कृषि व्यवस्था के लिए बहुत कुछ करेंगे। चलो आगे देखते हैं। हाल के वर्षा में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं, और कुछ कदम भी उठाया गया है बरसात में भंडार को सुरक्षित करने के लिए। ये देखो भारत के खेत, ऐसे तो खेत जो गांव बिरादरी में रहते हैं उनको खेत को तो पता ही होगा, कुछ बताना तो है नहीं। अब देखते संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म, यह अमेरिका का यूएसए का एक फॉर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। देखो बड़ा बड़ा खेत है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, मतलब एक जमीन 250 हेक्टेयर का होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है, और किसान फॉर्म में ही रहता है, ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकता है, वो वहीं पर उनके लिए बनाया गया है, वहीं पर रहेंगे। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चंदन नहीं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। क्या क्या? मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य, वहां पर आयोवा राज्य के एक किसान जो रोहन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, उनके पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेतों में मक्का तब उगाते हैं जब वह अस्वस्थ हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। अब देखो वहां पर वो खेती तब लगा देते हैं, ये मान लिए कि चल भाई अब यहाँ पर मतलब मौसम भी ठीक है और पानी वगैरह भी बरसने वाला है, मतलब सारी आवश्यकता पूरा हो जाएगा, तो अब निश्चिंत होकर खेती वहां पर कर डालते हैं। लो भाई ऐसे ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। देखो प्लेन से भी यहाँ पर खाद बीए पानी छिड़के जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं कि उनमें पर्याप्त पोषण है या नहीं। अब देखो समय समय पर मिट्टी को लेकर मतलब लेबोरेटरी में जाते हैं, वहां पर जमीन के उर्वरक क्षमता को जांच कराने के लिए कि कितना मेरा फसल अभी हो सकता है, कितना जमीन मेरा उपजाऊ है, कितना पानी वगैरह पटाना है, कौन सा इस पर खेती किया जा सकता है। ये परिमाण जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। अब देखो ये जो होरन है वहां का, उसको मतलब क्या करना है उसका दिमाग में उपाय आ जाता है कि हमें अब क्या करना है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, और उसका जो कंप्यूटर है वहां से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है, जो एकदम बताता है कि हाँ भाई पूरा तस्वीर दे देता है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों मतलब कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, बीज बोने वाले मशीन, समतल, अब देखो बीज बोने के लिए मशीन भी होता है, समतल, संयुक्त हार्वेस्टर और
थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है, मतलब अलग अलग प्रकारों में किया जाता है। थ्रेसर, हार्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े मशीन, छोटे छोटे मशीन, अनाज बोने वाले मशीन, ऐसे बहुत सारे मशीन है जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और अनाज को संचित कर दिया जाता है भंडार घर में, अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं और उसके बाद से एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं, मतलब एक रोजगार, एक फार्म की तरह, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। भारत खेतिहर किसान की तरह काम करता है, इसीलिए भारत खेतों के मामले में और सामान को उत्पन्न करने के मामले में कम है, लेकिन इतने बड़े बड़े एरिया होने के वजह से वहां पर खेती ज्यादा होती है। यहाँ पर आए तो भाई भाई में झगड़ा करके बांट लेगा सब, ये तो भाई आम बात है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? 2 नंबर। उन उर्वरकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, मतलब खादों का। 3 नंबर। स्थानांतरीय कृषि क्या है? इस कृषि की क्या कहानी है? 4 नंबर। रोपण कृषि क्या है? 5 नंबर। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर देना है इसमें। उद्यान कृषि का आधार है। अब देखो इसमें से कृषि का आधार कौन सा है? गेहूं उगाना, आदिम कृषि, या फलों और सब्जियों को उगाना? क्या है? उद्यान कृषियों का आधार क्या है? आदिम कृषि। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। अब सुनहरा रेशा से क्या है? सुनहरा रेशा कौन सा है इसमें से? चाय, कपास या पटसन? अब इसका जवाब आपको देना है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है? रूस, भारत, ब्राजील? 3 नंबर है, कारक बताइए। इसको बताना है कारक। 4 नंबर है, अंतर स्पष्ट कीजिए, क्रियाकलाप। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। ये कृषि पार्ट अब खत्म होता है 2 पार्ट में ही। फिर मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में। फिर अगला 6 नंबर पार्ट है मानव संसाधन। चलिए इसको अगले पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद।